हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस क्लास में। सो वीडियो के अंत तक बने रहे जिसकी मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पूरा का पूरा समझा पाऊँ, जो आपके एचएस फाइनल ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया। कि चैप्टर नंबर 9 क्या है भैया? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट क्या है, फंक्शंस क्या है। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है एंड एनवायरमेंट का फंक्शन क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि एनवायरमेंट क्या है। आप लोगों ने बच्चे में पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट क्या होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि हमारे आसपास में जो भी आपका जीवित एवं अजीवित प्राणी या कोई भी सामान है तो हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। मतलब सिंपल सा बात है कि हमारे सराउंडेड में जो भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, जो बायोटिक है एबायोटिक है, तो आसपास में जितने चीज होते हैं लाइक प्लांट हो गया आपका, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये सब क्या आपका भाई एनवायरमेंट है। तो सराउंडेड में जो भी चीज अवेलेबल है तो उसे हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। तो भाई नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या होता है, फास्ट हम लोग समझ जाएंगे। इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या होगा? तो भाई सबसे पहला फंक्शन है सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज। आज के डेट में आपको जो भी मिनरल चाहिए, वुड चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो कहाँ से मिलता है भाई? एनवायरमेंट से मिलता है। आपको पेट्रोल चाहिए, इन्वायरमेंट देता है। आपको क्रूड ऑयल चाहिए, इन्वायरमेंट देता है। इन्वायरमेंट के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इन्वायरमेंट सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज होता है। इन्वायरमेंट हम लोग को रिसोर्स सप्लाई करता है। तो पहला फंक्शन भाई ये हो गया। दूसरा फंक्शन है इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। आज के डेट में आप जो भी वेस्ट फैला रहे हो वो सोक एब्जॉर्ब कौन कर रहा है भाई? एनवायरमेंट कर रहा है। अगर एनवायरमेंट वेस्ट एब्जॉर्ब ही ना करे तो हम लोग का जिंदगी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इन्वायरमेंट वेस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर समा ले रहा है। ठीक है। उसके बाद सस्टेन्स लाइफ। अब देखो हम लोग जिंदा कैसे है? हवा के बिना जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। रिवर के बिना जिंदा रह पाएंगे? नहीं। वाटर के बिना जिंदा रह पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इंग्रेडिएंट्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो इन्वायरमेंट हम लोग को जिंदा रखने में, मतलब सस्टेन्स लाइफ में जीने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज के डेट में अगर आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन है भाई, तो जाके नदी के किनारे बैठ जाओ या पहाड़ में चले जाओ घूमने के लिए। ठीक है। मनाली वगैरह, शिमला वगैरह जाके घूम के आओ, पूरा माइंड एकदम स्ट्रेस खत्म हो जाता है भाई। तो इन्वायरमेंट हम लोग के क्वालिटी ऑफ लाइफ को भाई इंप्रूव करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भाई कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? तो इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट अंडर व्हिच इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब ऊपर में जो भी आपने फंक्शन पढ़ा, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सस्टेन्स लाइफ, ये सब को स्मूथली चले, इसके लिए इन्वायरमेंट क्या करता है? उसको कैरी करता है, उसको अपने अंदर में लेके चलाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट विदाउट इंटरप्शन सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। तो उसी को इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अब देखो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे और बेटर वे में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, ये पॉइंट समझना कि इन अदर वर्ड्स कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। मतलब इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये बताया जाता है कि भाई जितना रिसोर्स चाहिए उतना ही निकालो, उससे ज्यादा रिसोर्स मत निकालो। अगर रिसोर्स जनरेट हो रहा है कम तो कम निकालो, ज्यादा निकालोगे तो रिसोर्स खत्म हो जाएगा और एक दिन इन्वायरमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी मतलब जितना चाहिए उतना निकालो इन्वायरमेंट से, ज्यादा मत निकालो। और साथ ही साथ जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब उतना ही वेस्ट करो जितना एनवायरनमेंट इसको एब्जॉर्ब करे। अगर ज्यादा वेस्ट करोगे तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एनवायरनमेंट का खत्म हो जाएगा, मतलब कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। मतलब कैरिंग कैपेसिटी एक ऐसा कैपेसिटी होता है एनवायरनमेंट का जिससे कि एनवायरनमेंट सभी तरीके का फंक्शंस को परफॉर्म करता है विदाउट एनी इंटरप्शन। जिस दिन एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी खत्म हुआ, ठीक है, उस दिन कहानी खत्म। जैसे कि पापा के पास पैसा कम है ना, तो उसको उसी में यूज करो। ज्यादा करोगे तो भाई लोन वोन का चक्कर में पड़ सकता है। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी मतलब इन्वायरमेंट सभी तरीके का फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट आपको ये समझाता है कि जितना चाहिए उतना निकालो, उससे ज्यादा निकालो मत, जिससे कि हम ऊपर का जितना भी रिसोर्स है सब तुम लोग को इजिली प्रोवाइड कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसको इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है भाई? तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब इन्वायरमेंट जो चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि जो भी आप लोग वेस्ट करते हो उसको एब्जॉर्ब करता है भाई, इन्वायरमेंट करता है, तो उसी को इन्वायरमेंट का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहा गया है। उसके बाद डिफाइन इन्वायरमेंट क्राइसिस एंड रीजन। ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्राइसिस क्या होता है? तो भाई देखो आज के दिन में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है भाई, इंडस्ट्रीज डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा डे बाय डे तो पॉपुलेशन क्या डिमांड करता है?
भाई खाने पीने का डिमांड करेगा, खाने पीने का डिमांड होगा तो रिसोर्स का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, वो रिसोर्स कहाँ से आएगा, एनवायरमेंट से आएगा, एनवायरमेंट से आएगा तो मतलब एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। अगर मान लो कि अर्बनाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह शिफ्ट होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधा को काटा जाएगा, इससे क्या होगा आपका एटमॉस्फेयर खराब होगा, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस सब कारणों से क्या होता है, इन्वायरमेंट क्राइसिस होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्राइसिस होता है। फिर देखो यहाँ पे जैसे कि वेरियस रिसोर्सेज हैज ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट व्हाइल अदर्स आर रिड्यूसिंग डे बाय डे। अब देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण ऐसा बहुत सारा रिसोर्स है ना जो हद से ज्यादा निकाल लिया गया है आपका एनवायरमेंट से, जिसके कारण ना भाई पूरा का पूरा रिसोर्स, कोई कोई तो रिसोर्स गायब ही हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, एनिमल बहुत सारा एक्सटिंक्ट हो गया, किसके कारण, हम लोगों के कारण। तो ये सब करना बंद करना होगा। तो इसी को हम लोग भैया इन्वायरमेंटल क्राइसिस बोलते हैं, इन्वायरमेंट क्राइसिस बोलते हैं। मतलब इन्वायरमेंट क्राइसिस का मतलब इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है, पॉपुलेशन के कारण और अर्बनाइजेशन के कारण, जिसके कारण रिसोर्स बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है इन्वायरमेंट से, और रिसोर्स निकलेगा तो भाई इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, तो इसी को भाई इन्वायरमेंट क्राइसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है भाई, देखो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के रीजन क्या है, तो सम ऑफ द, देखो ये सब क्वेश्चन आईएमपी से पढ़ लेना, ठीक है ना, ये आईएमपी क्वेश्चन सब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो इसको बेटर वे में पढ़ना, मिस मत करना एग्जाम से जाने से पहले। तो सम ऑफ द रीजंस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस आर फॉलोइंग। पहला बात तो इन्वायरमेंट क्राइसिस मतलब इन्वायरमेंट खत्म क्यों हो रहा है, क्यों डे बाय डे इन्वायरमेंट खराब होते जा रहा है। पहला बात तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, क्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भाई रिसोर्स का डिमांड बढ़ेगा, रिसोर्स का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग नेचर से ज्यादा रिसोर्स लेना चाहेंगे, वही तो भाई दिक्कत है, इसी के कारण इन्वायरमेंट खराब होता है, नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को। तो पहला रीजन ये है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब देखो भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप देख रहे हो ना, अब कहीं कहीं इंडस्ट्री नहीं भी था तो वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। अगर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा तो भाई पेड़ पौधा को काटा जाएगा, ट्री को काटा जाएगा, प्लांट को काटा जाएगा, क्योंकि लैंड पूरा क्लियर चाहिए। इसके लिए क्या होगा, वातावरण इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो ये भी भैया बहुत बड़ा रीजन है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। फिर नेक्स्ट भाई क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। आज के डेट में क्या हो गया है पता है, हम लोग बहुत ही ज्यादा रिसोर्स निकाल रहे हैं इन्वायरमेंट से, अगर बहुत ही ज्यादा रिसोर्स निकालेंगे तो रिसोर्स खत्म होगा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा। तो एक्सेसिव रहेगा ना, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिक्रीज द नेचुरल रिजर्व ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्स ड्यू टू व्हिच वाइटल रिसोर्स एट पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करें जिसके कारण बहुत सारा रिसोर्स गायब ही हो गया अभी, ठीक है। एफ्लुएंट कंजप्शन। अब देखो सिंपल सा बात है भाई, देखो आज हम लोग लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए, अगर एक कार में मेरा काम हो जाएगा तो हम लोग 5-5 कार हम लोग ने रखा हुआ है, एक मोबाइल फोन से काम हो जाएगा तो हम लोग 2-2 3-3 मोबाइल फोन कैरी करके रख रहे हैं। ये सब जो मोबाइल फोन या कार वगैरह बन रहा है, ये सब तो नेचुरल रिसोर्स ही है, नेचुरल से ही बन रहा है, ऐसे तो बन नहीं रहा है। जो भी चीज चाहिए वो तो किससे होता है, प्रकृति से ही मिलता है, तो वहां से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर आप लग्जरी को दिखाने के लिए, लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए ज्यादा रिसोर्स का यूज करोगे तो क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट ज्यादा पॉल्यूट होगा। ये भी बहुत बड़ा रीजन है भाई किसका लिए, इन्वायरमेंट क्राइसिस का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पॉल्यूशन। भाई आज के डेट में तो कहीं भी देखो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, गाड़ी में जा रहे हो चिप्स खा के कोई बाहर में फेंक दिया, पॉल्यूशन के कारण है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे लोग जिनको मना भी किया जाए यहाँ पे थूकना नहीं है तो वहीं पे थूकेंगे गुटखा खा के, बोले जुबा केसरी, ऐसा कहानी है उन लोगों का। तो ये सब बहुत खराब बात है, ये सब पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है। नदी में क्या फेंकेंगे, प्लास्टिक वगैरह फेंकेंगे, मना करो तो मानेंगे ही नहीं। तो ये सब इन्वायरमेंटल क्राइसिस का बहुत ही बड़ा रीजन है भाई। तो ये सब खराब है, इसके कारण पॉल्यूशन के कारण भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। तो ये सब ये रीजन है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, ठीक है। अब देखो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन 4 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एयर पॉल्यूशन, जब एयर में मतलब एक हार्मफुल केमिकल्स या सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि गाड़ी का धुआं हो गया, स्मोक, मतलब वही गाड़ी का व्हीकल का धुआं या इंडस्ट्रीज का जो धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर में हार्मफुल एंड केमिकल ऐड करना, सब्सटेंस ऐड करना, जिससे कि आपका रिवर खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया। नॉइज पॉल्यूशन मतलब आज तो ये फैशन चल रहा है भाई, डीजे डोम एकदम, मतलब कोई भी इवेंट होने से एकदम डीजे लेके सब निकल जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये भी है। लैंड पॉल्यूशन, अब देखो अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, बार बार पेड़ पौधा करने के कारण जो लैंड का क्वालिटी वो खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉल्यूशन के 4 टाइप्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट मार के रखना, आईएमपी जो मैं आईएमपी मार रहा हूँ उससे बढ़िया से पढ़ना। क्या है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, राइट टू कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कि भैया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड में ग्लोबल
वार्मिंग, जब अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा एसी यूज करते नहीं करते, एसी में एक होता है ना आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण वो क्या हो रहा है कि वो आपके अर्थ के जो अर्थ का ना आपका टेम्परेचर को बढ़ा देता है, मीथेन अर्थ का टेम्परेचर को ज्यादा यूज करने से बढ़ जाता है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हम लोग का आता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग देखो यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन द अर्थ एवरेज सरफेस, मतलब अर्थ का जो सरफेस एवरेज है वो बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राइमरी रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना, मीथेन का यूज करना इनटू द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन ये सब इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या होता है, तभी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, दो कारण बताओ ग्लोबल वार्मिंग के। पहला कारण भैया ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, मतलब द क्या आपका combustion of coal, oil and natural gases for energy release at a large of CO2 which traps heat in the atmosphere, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज करने के कारण, ठीक है, क्या हो रहा है हम लोग का, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग का क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधा का काटना, जिससे कि अर्थ में जो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब CO2 लीडिंग टू द हायर ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, ये भी दो रीजन है आपका किसका, ग्लोबल वार्मिंग होने का। मतलब बेसिकली पहला है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, और दूसरा डिफोरेस्टेशन पेड़ पौधा काटने के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का भैया, पहला इफेक्ट है कि आपका जो पोलर आइस होता है ना, वो पोलर आइस क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक है, पिघल के मेल्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा मतलब पिघल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके कारण जो आपका सी है ना, समुद्र का जो लेवल होगा वाटर का वो बढ़ जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म डे बाय डे बढ़ेगा। मेनी स्पेस बिकम एनग्रेडेड, मतलब स्पेसीज जो होता है ना वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ द ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मटेरियल नहीं तो मलेरिया एंड डेंगू क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी में तो अगर पानी आपका पोलराइज फैले मतलब मेल्ट होगा तो राइस आपका सी का लेवल बढ़ेगा, वो सब बीमारी स्टार्ट होना ही है। फिर नेक्स्ट क्या आपका ओजन डिप्लेशन, कि भैया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ओजन डिप्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ओजन डिप्लेशन से पहले समझते हैं हम लोग कि ओजन लेयर क्या होता है। ठीक है, द ओजन लेयर इज द रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, ए लेयर ऑफ एटमोस्फीयर दैट एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखो ओजन लेयर ना क्या करता है, ओजन लेयर का काम होता है जो सन होता है ना, जो मान लीजिए सूर्य होता है ना सन, ये सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रे, जो डेंजरस रे होता है ना, ये इसको क्या करता है, यहाँ आने से क्या करता है, रोकता है। अगर मान लो कि ह्यूमन है, ठीक है, अगर जो सन से डायरेक्ट इसके पास रे पहुंचेगा ना तो ह्यूमन को बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, इसका इम्यून सिस्टम खराब होगा, इसको स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा। लेकिन जो ओजन लेयर होता है ना, ओजन लेयर एक पर्दा का काम करता है। क्या करता है, ये पर्दा होता है, ये जो सन से जो डायरेक्ट रे किरणें आता है ना, उस किरणें को ये प्रोटेक्ट रोकता है, हम लोग के पास पहुंचे डायरेक्ट नहीं देता है। तो ये काम करता है भैया ओजन लेयर। ठीक है, तो ओजन लेयर डिप्लेशन का मतलब अगर ओजन लेयर में आपका छेद हो जाएगा ना, मतलब आपका क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा ना, तो ये जो सन का जो अल्ट्रावायलेट खतरनाक रे आ रहा है ना, वो डायरेक्ट ह्यूमन के बॉडी में पड़ेगा, और ह्यूमन के बॉडी में पड़ेगा तो ह्यूमन को स्किन कैंसर, उसका इम्यून सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो भैया ओजन लेयर का काम ही होता है कि हम लोगों को, मतलब हम लोग ह्यूमंस को, पेड़ पौधा को, ये सन के से जो अल्ट्रावायलेट रे, जो डेंजर रे होता है ना किरणें, उससे आने से क्या करता है, हम लोग को बचाता है, एक पर्दा का काम करता है। अगर ओजन लेयर में डिप्लेशन हो जाएगा तो हम लोग को क्या होगा, डायरेक्ट स्किन कैंसर वगैरह होगा। तो ये सब को बोलते हैं हम लोग ओजन डिप्लेशन। ठीक है, तो ओजन लेयर मैंने बताया कि ये अल्ट्रावायलेट रे को हम लोग से बचा, मतलब हम लोग को सीधा आने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ओजन इन द रिलेशन टू द पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट द प्लेनेट फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अल्ट्रावायलेट रे। बोला ना, ये जो सन का जो डायरेक्ट किरणें आता है ना, इससे रे जो आता है ना, इससे हम लोग को क्या करता है, ओजन लेयर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर ओजन लेयर में डिप्लेशन हो जाएगा क्या होगा, तो ओजन डिप्लेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजन इन द ओजन लेयर। ओजन लेयर खत्म हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज्यादा प्रेजेंस हम लोग का इन्वायरमेंट में मौजूद हो गया, या ब्रोमीन कंपाउंड बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, इससे क्या होगा, ओजन लेयर ब्रेक हो जाएगा। और ओजन लेयर जिस दिन ब्रेक हुआ उस दिन डायरेक्ट किरणें हम लोग का बॉडी में, हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे यही उसका समझाया हुआ कि इफेक्ट्स ऑफ ओजन लेयर, कि ओजन लेयर के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो भाई पहला ओजन होता है कि देखो, depletion of the ozone layer allow more ultraviolet radiation to come on the earth
विच वेरियस प्रॉब्लम लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज स्किन कैंसर, आई कैंसर, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, हेम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द लिविंग एलिमेंट्स, ये सब इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है क्या है भाई, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन इन्वायरमेंट, कि भाई इंडियन इन्वायरमेंट कौन कौन सा आज के दिन में चैलेंज फेस कर रहा है। तो भाई बहुत सारा चैलेंजेस है जो इंडियन इन्वायरमेंट फेस कर रहा है। पहला वर्ड डिफोरेस्टेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, फिर लैंड डिग्रेडेशन, फिर से सोइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ये बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग एक एक को यहाँ पे समझेंगे बढ़िया से। पहला चैलेंजेस इंडियन इन्वायरमेंट का है डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो पहला ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफोरेस्टेशन का मतलब लैंड, जो भी आपका जो पेड़ पौधा है ट्री से उसको काटा जाता है। ठीक है, काट के उसको नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट किया जाता है। देखो अगर पेड़ पौधा होगा तो फॉरेस्ट यूज में यूज होगा। ठीक है, अगर उसी पेड़ पौधा को ट्रीज वगैरह को काट दिया जाएगा तो वो नॉन फॉरेस्ट यूज मतलब एकदम प्लेन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आराम से कोई भी इंडस्ट्रीज को हम लोग बैठा सकते हैं। तो पहला भाई क्या है, डिफोरेस्टेशन। देखो इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट and stand trees from the land which is then converted into the non-forest use. In other words, it refers to the cutting, clearing and removal of the rainforest where thereafter are converted into the non-forest use. One of the main priority issue of the government is deforestation. Industries improve quality of life by providing the variety of goods and services, but on the other hand होगा, हाँ यार, on the other hand disturb the whole ecological system. ठीक है, एस आगे में देखो, as industrialization leads to the urbanization and urbanization requires more amount of land। मतलब देखो सिंपल सा बात यहाँ में बोला गया है कि भाई देखो अगर आज के दिन में डिफोरेस्टेशन होगा या लैंड डिग्रेडेशन होगा, इससे क्या होगा कि पेड़ पौधा को काटा जाएगा और काट के पूरा प्लेन लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगा। देखो आज के दिन में इंडस्ट्रीज हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, लेकिन दूसरा हैंड हम लोग का जिंदगी को भी खराब कर रहा है। ठीक है, पहला ये हो गया इन्वायरमेंट चैलेंज का। देखो यहाँ पे बहुत ये सब एग्जाम में आ सकता है आपको कि चिपको मूवमेंट कब हुआ था। चिपको मूवमेंट क्या था कि लोगों ने पेड़ को हक करके पकड़ दिया था और वुड कटर को बोला था तुम यहाँ से जाओ, हम पेड़ काटने नहीं देंगे। इसको चिपको मूवमेंट बोला गया था। चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन, हक द ट्रीज, द चिपको मूवमेंट इन नॉर्थ एंड एपिको मूवमेंट इन साउथ में हुआ था। Conservation movement in India, it was begun in 1970. It was begun in 1917. In nearly 1970s, when the felling the trees by the authorities has started, the Sirsi district 160 men and women and children hugged the trees and forced the woodcutter to leave. तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका लैंड डिग्रेडेशन में क्या होगा। देखो लैंड डिग्रेडेशन में देखो अभी डे बाय डे क्या हो रहा है। देखो it refers to the decrease and decline the productive capacity of the land. In other words, it refers to the decline in the overall quality of soil, water and vegetation condition commonly caused by the human activities. देखो लैंड का क्वालिटी डे बाय डे खराब हो रहा है। किसके लिए खराब हो रहा है, हम लोग के कारण खराब हो रहा है। इसका रीजन क्या, लैंड का क्वालिटी खराब होने का। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है डिक्रीज एंड डिक्लाइन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड का प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। देखो लैंड आज के दिन में बहुत सारा प्रोडक्शन करके देता है। आज के दिन में आपको राइस वीट जो भी चाहिए आपको लैंड देता है, लेकिन डे बाय डे लैंड का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। इसका बहुत सारा रीजन है। डिग्रेडेशन में सबसे पहले आपका डिफोरेस्टेशन, जंगल में मतलब जंगल काटना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट फायर, आज के दिन में जंगल में बहुत ज्यादा ही आग लगाया जाता है, तो जंगल में आग लगाने के कारण लैंड का क्वालिटी खत्म हो जाता है। फिर से नेक्स्ट है इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भैया बढ़िया नहीं होता है। जो क्रॉप रोटेशन है ना भाई वो एकदम बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन अच्छा ना होने के कारण लैंड का क्वालिटी खत्म होता है। क्योंकि देखो किसान को ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि आज मैंने राइस उगाया है तो कल नेक्स्ट डे में मुझे क्या उगाना है, मतलब नेक्स्ट जब मैं ये खेती खत्म कर लूंगा तो नेक्स्ट मुझे क्या उगाना है ये पता होना चाहिए। तो किसान को प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण हम लोग को क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्रॉप रोटेशन ना होने के कारण लैंड का क्वालिटी खत्म होता है। फिर नेक्स्ट आपका एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड और केमिकल का बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना, ये भी लैंड का क्वालिटी को खत्म होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से लैंड का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड इरिगेशन सिस्टम। इम्प्रॉपर प्लानिंग और इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर नो एडॉप्शन ऑफ एडुकेट सोइल कंजर्वेशन मेजर, मतलब सोइल को बचाने के लिए हम लोग कोई भी मेजर्स नहीं लेते, तो ये भी भैया बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है लैंड का क्वालिटी खत्म होने का। ठीक है, तो ये भी इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है, लैंड डिग्रेडेशन। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, सॉइल इरोजन। अब देखो सॉइल इरोजन क्या था। देखो
मतलब जो लैंड का जो अपर लेयर है ना, लैंड का जो अपर लेयर होता है वो खराब हो जाना, सोइल इरोजन वो कहलाता है। जो अपर लेयर है वो खराब हो जाता है ड्यू टू, जैसे कि मान लो बाढ़ आ गया, या आपका क्या बोलता है ना, तो आपका स्टॉर्म आता है ना, स्टॉर्म के कारण क्या होता है, आपका जो अपर लेयर लेयर होता है ना, जो लैंड का जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह होता है, वो सब खत्म हो जाता है। इसको सोइल इरोजन बोलते हैं हम लोग। मतलब इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सोइल विच कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर essential for the growth of plants. Soil erosion is caused by storm winds and floods. Plantation of more trees can stop the process of soil erosion as trees holds the layer of soil and protect them from the winds and floods. मतलब winds and flood के कारण जो लैंड का अपर लेयर होता है वो खराब हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। आज की डेट में देखो क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द लाइफ इन द वर्ल्ड or in a participant habitat. Biodiversity boosts the ecosystem productivity wherein the each species whether small or large plays an important role. देखो आज के डेट में बहुत ज्यादा स्पेसीज मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि हम लोग को रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के कारण और साथ ही साथ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्पेसीज या प्लांट आज के दिन में गायब हो गया। जो इकोनॉमी जो आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जब गायब ही हो जाएगा तो इन्वायरमेंट को उससे मिलने वाला जो भी चीज वो भी तो नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है आपके इन्वायरमेंट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लिया जाए, IMP, इसका मार्क कर लेना IMP। डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ टू अचीव ये अटेन, उसको कैसे पाया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है, एंड राइट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बात कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि आज इतना पैसा मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज करो और फ्यूचर के लिए बचाओ, फ्यूचर में काम आएगा। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब आप लोगों ने हमेशा बड़े लोगों से यही सोचा होगा, अपने घर में जो भी बुजुर्ग वगैरह सबसे यही सुना होगा कि भाई देखो आज कम पैसा यूज करो, फ्यूचर के लिए बचाओ, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तुमको ये पैसा काम देगा। तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको ये समझाता है कि भाई रिसोर्स जितना चाहिए इन्वायरमेंट से उतना ही निकालो और रिसोर्स को फ्यूचर के लिए रहने दो, क्योंकि फ्यूचर में भी रिसोर्स को दूसरे फ्यूचर में भी लोगों को नीड होने वाला है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भैया यही बताता है आपको कि द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अपना प्रेजेंट जनरेशन को डेवलप करो लेकिन फ्यूचर जनरेटर्स को इसका नुकसान मत होने दो, इसी को भैया बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सिंपल सा यही समझाता है कि प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट करो विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट करो बट फ्यूचर जनरेशन से मतलब जो फ्यूचर जनरेशन होगा इससे उसका नुकसान होना नहीं चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन को डेवलप करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन को मतलब हम कुछ मत पहुंचाओ। ठीक है, मतलब द बेसिक मोटिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू एंश्योर दैट द प्रेजेंट जनरेशन शुड गिव एस quality of life to the next generation which is not less than what the present generation is inherits। ठीक है, फिर नेक्स्ट अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट या अचीव या अटेन हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला बात, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो भैया सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। पॉपुलेशन का मतलब जैसे चाइना ने किया है ना, वन चाइल्ड, हमको भी वो पॉलिसी लगाना होगा, नहीं तो इंडिया बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन में और इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन इंडिया का। जैसे कि इंडिया ने अभी चाइना को बीट किया है, क्या मालूम और कितना पॉपुलेशन हो। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए रिसोर्स बच पाएगा, नहीं तो फ्यूचर के लिए रिसोर्स बच नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही पूरा का पूरा रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर के लिए कहाँ बचेगा। तो उसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या करना है, केयरफुल यूज करना है, जितना चाहिए उतना ही यूज करो, ज्यादा रिसोर्स का यूज मत करो। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स शुड होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स शुड नॉट एक्सीड द जनरेशन, ये याद रखना। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। मतलब ऐसा रिसोर्स जो फिर से यूज में ना आए तो ऐसा रिसोर्स का आपको सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। ठीक है, जैसे कि इन ऑर्डर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट be substitute with the renewable resources, moreover the rate of depletion
ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट नॉट एग्जिस्ट द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जितना मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्स का ज्यादा यूज मत करो, एकदम कम करो, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन बनाओ। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, अब देखो आपको अगर ये अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना होगा, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करना होगा, वेस्ट ज्यादा फैलाना नहीं होगा, जिससे कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इजी हो जाएगा, ठीक है। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो कम रिसोर्स में ज्यादा आउटपुट है, ठीक है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। फिर स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखो कौन कौन सा स्ट्रेटेजीज है जो हम लोग को अपनाना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो भैया पहला स्ट्रेटेजीज ये है कि यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, हमको क्लीनर फ्यूल यूज करना चाहिए, लाइक एलपीजी वगैरह का यूज करना चाहिए। जैसे कि हम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी से धुआं जाता है, इन्वायरमेंट का नुकसान होगा, इससे ज्यादातर क्लीनर फ्यूल्स का यूज करना चाहिए, सीएनजी, गोबर गैस इन रूरल एरिया, फिर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करो, कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज करो, ठीक है। उसके बाद से यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से सोर्स होता है जो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आए हैं, उसे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करो, ठीक है, मतलब द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू एक्सिस्टेंस इन द रिसेंट पास्ट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज बीन डिस्कवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है तो इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिस्कवर हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के अंदर विंड्स पावर, सोलर एनर्जी, ये सब आया कि नहीं है। सोलर एनर्जी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का जो नॉर्मल होता है बहुत बचता है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब का यूज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको ज्यादातर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना, अब जैसे कि देखो अगर मान लो कि मैं धुंधुमा हूँ, मुझे तिनसुकिया जाना है मान लो, तो मैं क्या करता हूँ अपना पर्सनल बाइक यूज करूंगा, तो इससे भी तो इन्वायरमेंट नुकसान होगा, तो मैं चाहूंगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता, बस वगैरह यूज करूंगा, तो साथ ही साथ जाऊंगा तो बाइक से थोड़ा सा आपका पोल्यूशन बचेगा ना, थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा ही नहीं होगा। तो हमको पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर कार वार में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इससे भी पॉल्यूशन बहुत सेव होगा, ठीक है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। अगर देखो ज्यादातर आपका देखो दिल्ली में जैसे मेट्रो का यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है, दिल्ली में जितना ज्यादा मेट्रो का यूज होता है उतना पॉल्यूशन कम होता ही नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेट्रो बहुत हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, अब ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, लाइक देखो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंट्री, मालूम है ना, हम लोग का इंडिया एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री है। फ्रॉम द एशियंट पीरियड द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी क्लोज टू इन्वायरमेंट, हम लोग का जो इंडियन पीपल है इन्वायरमेंट के बहुत क्लोज में है। आवर एग्रीकल्चर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड हैव बीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सब चीज हम लोग का इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि जब पहले हम लोग का ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी का यूज करना होता है, बैलगाड़ी में कोई भी पोल्यूशन होता नहीं है भाई, पूरा ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली, पूरा मतलब आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली था। वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम द आवर ट्रेडिशन सिस्टम टू द वेस्टर्न सिस्टम वी इग्नोर द प्राइड एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कल्चर ऑफ आवर कंट्री, जब से हम लोग ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया सब हम लोग भूल गए, तो ये सब खत्म करना होगा। जैसे कि हम लोग को ट्रेडिशनल वे में लाइक हम लोग पहले आयुष हमको यूज करना चाहिए, आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, ठीक है, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब का यूज करो ट्रीटमेंट के लिए, ये सब पहले इंडिया में यूज किया जाता था, लेकिन जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था हम लोग ये सबको बंद कर दिया, सबको यूज करो। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करो भाई, क्या करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब सामान उगता है नेचुरली, सामान को उगाओ नेचुरली, फॉर केमिकल फर्टिलाइजर मत दो, जिससे कि लैंड का क्वालिटी भी खत्म नहीं होगा, सामान भी मस्त होगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा, इसी को भैया बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया था और आगे और अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है भैया मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मैनेजमेंट करो, जो भी आप लोग कचरा फैला रहे हो उसका प्रॉपर मैनेज करो, अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको फिर से रिसाइकिल करो, उससे नया प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करो, इससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। फिर मिनी हाइडल प्लांट, अब देखो बहुत सारा नदी ने जो स्पीड वे में मतलब बहुत सारा नदी जो एकदम तेज रफ्तार में आगे बढ़ते नहीं बढ़ते हैं, सब बहुत सारा नदी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, जनरेशन होता है, मतलब तो उस ऐसे ऐसे नदी को खोजो, वहाँ पे क्या करो कि भाई मिनी हाइडल प्लांट में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ये सब प्लांट बैठाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब जाना हम लोग को, पहला बात, इज इकोनॉमिक ग्रोथ ए कॉज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जस्टिफाई और आंसर, मतलब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग का इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, यस कोज हमारा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हम लोग जितना देश का ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ही इन्वायरमेंट क्या होगा, खराब होते जाएगा भाई, सही बात है, यस इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बट इट्स इम्पैक्ट डिपेंड ऑन हाउ द ग्रोथ इज मैनेज। कैसे देखो, रिसोर्स
exploitation. Economic growth often leads to the excessive extraction of the natural resource such as deforestation, mining and over फिशिंग विच डिप्लेट्स इकोसिस्टम। देखो, जब से आपका मान लो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होना स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज्यादा रिसोर्स हम लोग एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अगर जितना ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हम लोग को नेचुरल, हम लोग का मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्स होगा वो स्टिंग खत्म होते जाएंगे और ज्यादा रिसोर्स निकालने से हम लोग के इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये पता पहला बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्वायरमेंट को पहला नुकसान होता है रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन से। फिर नेक्स्ट होगा आपका पॉल्यूशन इंक्रीज। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, जिससे कि बहुत सारा कंपनी वगैरह सेटअप होगा, ठीक है, इससे आपका एयर वाटर पॉल्यूशन इस देखो, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या अर्बनाइजेशन होगा इससे क्या होगा, सड़कों में बहुत ज्यादा गाड़ी, फिर इंडस्ट्रीज का धुआं, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो नदी में जाता है इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब होगा, तो ये भी इन्वायरमेंट को नुकसान हो जाता है। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज, हायर एनर्जी कंजम्पशन स्पेशली फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू द इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड एक्सेलरेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज भी होता है बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का यूज करने से, बर्निंग फॉसिल फ्यूल करने से। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होगा एटमोस्फेयर, जिससे कि क्या होगा, आपका क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग होने का रीजन है। फिर लॉस बायोडाइवर्सिटी, मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपांडिंग सिटीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स लीडिंग टू द स्पेसीज एक्सटेंशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। बस देखो, आज के में इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा एनिमल स्पेसीज गायब होते जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर से आपका नेक्स्ट क्या है, वेस्ट जनरेशन। एज इकोनॉमिक्स ग्रो एंड कंजम्पशन पैटर्न्स इंक्रीज द लीडिंग टू मोर प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड नॉन बायो, क्या है आपका, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स द डेट हार्म्स द इन्वायरमेंट। ये सब बहुत सारा रीजन है आपका। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को ये सब बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय द मेडिकल टूरिज्म। देखो, मेडिकल टूरिज्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेवलिंग टू द अनदर कंट्री टू सीक द मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो, जब हम लोग देखो, मान लो अमेरिका में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, मान लो कोई भी, ठीक है, जिसका कॉस्ट 60 लाख रुपए है, लेकिन वही अमेरिका के बहुत लोग अभी इंडिया में आकर ट्रीटमेंट कराते हैं, जो 60 लाख 40 लाख का ट्रीटमेंट है इंडिया में 8 लाख में हो जाता है, तो उन लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ। इसी को मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाके वहां पे ट्रीटमेंट कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू द कॉस्ट सेविंग, हायर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर मिलता है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोसीड्यूर्स होगा, दे मे नॉट बी अवेलेबल टू द वंस होम कंट्री। हम लोग का खुद का कंट्री में उतना नहीं है, लेकिन हम लोग कभी कभी दूसरे कंट्री में भी जाके इलाज वगैरह कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, जहाँ पे हम लोग कम दाम में सब कुछ होता है, तो उसी को मेडिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, राइट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो भाई वही बताया था, जो भी हम लोग जो भी रिसोर्स नेचुरली, मतलब जो भी हम लोग फूड नेचुरली उगाते हैं, नेचर की हेल्प से उगाते हैं, ठीक है, गोबर की हेल्प से नेचुरली एकदम उगाते हैं, तो उसी को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होगा, पहला बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस द पोल्यूशन, कंजर्व्स वाटर एंड एनहांस द सोइल फर्टिलिटी बाय अवॉइडिंग द सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। पहला बात। फिर से हेल्थियर प्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिक फूड इज फ्री फ्रॉम द सिंथेटिक केमिकल मेकिंग द हेल्थियर एंड सेफर फॉर कंजम्पशन। तो आपका ऑर्गेनिक फूड होता है वो हेल्थी भी होता है और सेफ भी होता है कंजम्पशन के लिए। पहला बात। सोइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, मतलब जो माटी का जो क्वालिटी होता है, अगर आप नेचुरली प्रोडक्ट उगा रहे हो तो माटी का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहता है। सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग सपोर्ट लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बाय द प्रिवेंटिंग सोइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स। फिर नेक्स्ट क्या है, हायर मार्केट वैल्यू, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का सामान बाहर में बेचोगे तो आपको दाम ज्यादा मिलता है। ठीक है, फिर पहला बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो ज्यादा आउटपुट जनरेट नहीं होगा, लोअर एज मतलब आउटपुट ज्यादा जनरेट नहीं होता है, कम प्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट हायर कॉस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपको कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसमें लेबर ज्यादा लगेगा। फिर से लीडिंग द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लगता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म में सामान लाहे लाहे उगेगा तो टाइम लगता है। लिमिटेड सेल्फ लाइफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी सामान है उसका लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन एंड कॉम्प्लायंस कॉस्ट, इसमें बहुत ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग का चैप्टर नंबर 9 होता है खत्म। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 11 समझाऊंगा, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।